स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, भारत के नक्शे के बनने की पूरी कहानी। संविधान के भाग 1 से लेकर राज्यों के पुनर्गठन तक ये सफर सच में कमाल का है। कैसे एक विशाल भौगोलिक इकाई आज के आधुनिक भारत के रूप में विकसित हुई, आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल है। भारत को एक यूनियन यानी संघ क्यों कहा जाता है, फेडरेशन क्यों नहीं? ये सिर्फ शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं है। अमेरिका जैसे देश दरअसल एक समझौते का परिणाम है, इसलिए वो फेडरेशन कहलाते हैं। लेकिन अपना भारतीय मॉडल वो एकदम अलग है। ये एक अविनाशी संघ है। इसे आगे और अच्छे से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, भारतीय संघ और उसके राज्य। दूसरा, राज्य पुनर्गठन समितियां। तीसरा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। और अंत में राज्य निर्माण की पूरी यात्रा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भारतीय संघ और उसके राज्य। किसी भी ढांचे को समझने से पहले उसके बुनियादी नियमों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और अमेरिकी मॉडल के साथ भारतीय मॉडल की तुलना करना इसे एकदम साफ कर देता है। जैसा कि हमने बात की, अमेरिकी मॉडल एक समझौते पर आधारित फेडरेशन है, लेकिन भारतीय मॉडल को बहुत ही खूबसूरती से विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ परिभाषित किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। देश पूरी तरह से एक है, अखंड है। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों की सीमाएं तो बदली जा सकती है, लेकिन भारत का संघ कभी नहीं टूट सकता। और यही अखंडता का सिद्धांत हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ साफ गूंजता है। यह आधिकारिक रूप से घोषणा करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। सच कहूं तो ये महज एक नाम नहीं है, ये देश की एकजुट और अटूट प्रकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये तय कर देता है कि भारत की पहचान राज्यों के किसी अग्रीमेंट से नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण एकता से है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2, 3 और 4 की तरफ। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने का रास्ता खोलता है। वहीं अनुच्छेद 3 संसद को ये अधिकार देता है कि वो मौजूदा राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रफल या उनके नाम में परिवर्तन कर सके। और यहाँ जो सबसे बड़ा और दिलचस्प संवैधानिक पहलू है, वो है अनुच्छेद 4। ये साफ करता है कि इन बदलावों के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी राज्यों की सीमाओं में बदलाव के लिए किसी विशेष और जटिल संशोधन प्रक्रिया से गुजरने की कोई जरूरत नहीं होती। है ना कमाल की बात? अब यहाँ जो बात वाकई ध्यान देने वाली है वो ये कि हर नियम का कोई ना कोई ऐतिहासिक अपवाद जरूर होता है। राज्यों की सीमाओं में अंदरूनी बदलाव तो आसान है, लेकिन अगर भारत को अपनी कोई जमीन किसी विदेशी देश को सौंपनी हो तब क्या होगा? तब अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पूरी तरह से अनिवार्य हो जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है साल 2015 का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके जरिए ऐतिहासिक भारत बांग्लादेश भू सीमा समझौते को लागू किया गया था। चलिए अब दूसरे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन समितियां। आज़ादी के ठीक बाद नए भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। इन विशाल क्षेत्रों को आखिर किस आधार पर बांटा जाए? 1948 में बने धर आयोग ने राज्यों के बंटवारे के लिए भाषा को आधार मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासनिक सुविधा ही मुख्य आधार होनी चाहिए। इसके तुरंत बाद उसी साल जेवीपी समिति बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज शामिल थे। इन्होंने भी भाषाई आधार को खारिज कर दिया। लेकिन फिर 1953 में फजल अली आयोग आया। इन्होंने भाषा को आधार के रूप में स्वीकार तो किया, मगर एक भाषा एक राज्य के सख्त सिद्धांत को बिल्कुल नकार दिया। आइए अब देखते हैं हमारा तीसरा भाग, भाषा के आधार पर पहला राज्य। जेवीपी समिति के सख्त इनकार के बावजूद एक ऐसी नाटकीय और भावुक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है साल 1953 की। एक अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर पोटी श्रीरामुलु एक लंबे अनशन पर बैठ गए। उनकी दुखद मृत्यु ने पूरे देश में एक बहुत बड़े उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया। इस घटना के बाद इतने व्यापक जन आंदोलन हुए कि सरकार को रातों रात कदम उठाने पड़े, और इसी भारी दबाव के चलते मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जो बना भारत का पहला भाषाई राज्य। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, पूरे देश से ऐसी ही मांगें आग की तरह फैलने लगीं।
इसी को देखते हुए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इस आयोग से जुड़े ये 3 नाम इतिहास के नजरिए से बहुत अहम हैं। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य थे KM पणिकर और HN कुंजरू। इस आयोग ने स्थिति का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने भाषा को पुनर्गठन का आधार तो मान लिया, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दी कि भारत की एकता सबसे ऊपर है, इसलिए एक भाषा एक राज्य का नियम किसी भी कीमत पर लागू नहीं हो सकता। इन्हीं ऐतिहासिक समितियों और आयोगों की लंबी चर्चाओं का सबसे बड़ा परिणाम निकलकर सामने आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसे 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी दिन भारत के नक्शे की वो बुनियादी तस्वीर तैयार हुई जब पूरे देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवस्थित किया गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, राज्य निर्माण की यात्रा। आइए देखते हैं ये सफर आगे कैसे बढ़ा। 1956 की वो व्यवस्था कोई अंतिम पड़ाव बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद सबसे पहला बड़ा बदलाव आया 1960 में, जब बॉम्बे का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए राज्य बनाए गए। फिर 1961 में 10वें संविधान संशोधन के जरिए दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को भारत में विधिवत शामिल किया गया। 1963 में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया और फिर 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा और चंडीगढ़ का गठन हुआ। 1970 का दशक भी भौगोलिक बदलावों से अछूता नहीं रहा। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और ठीक अगले साल 1972 में पूर्वोत्तर में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य बने। यहाँ एक और ऐतिहासिक तथ्य बेहद खास है। 1975 में ऐतिहासिक 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। ये हमारे संविधान और सीमा विस्तार के सफर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा पूर्ण राज्य बने। इसके बाद साल 2000 में प्रशासनिक कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए एक साथ 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और इस सफर को एकदम आधुनिक युग में लाते हुए साल 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के साथ तेलंगाना अस्तित्व में आया, जो उस वक्त भारत का 29वां राज्य बना था। तो पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु ये है कि 1956 में महज 14 राज्यों से शुरू हुआ ये सफर 2014 तक आते आते 29 राज्यों तक पहुंच गया। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये जीवंत, धड़कते हुए लोकतंत्र की पहचान है। प्रशासनिक आसानी और भाषाई पहचान का ये नाजुक संतुलन आज भी हमारे राष्ट्र के नक्शे को आकार दे रहा है। क्या भारत की सीमाएं भविष्य में फिर से कोई नया रूप लेंगी? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह नई चीजें सीखते रहें।